प्यारे बच्चों, मैं सुरुचि शर्मा एक बार फिर से आपके साथ। मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा जॉर्ज पंचम की नाक, जो श्री कमलेश्वर जी की व्यंग रचना है, उनकी पाठ का आदर्श वाचन और कठिन शब्द। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पाठ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की और कुछ बोधात्मक प्रश्नों की। प्रश्न उत्तर प्रारंभ करते हैं। इस पाठ का पहला प्रश्न है, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है, वो उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है? तो इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई दे रही है, बदहवासी मतलब कुछ समझ में ना आना, आनन फानन में, वह उनकी गुलाम और औपनिवेशिक मानसिकता को प्रकट करती है। सरकारी लोग उस जॉर्ज पंचम के नाम से चिंतित हैं, जिसने ना जाने कितने ही कहर ढहाए। उसके अत्याचारों को याद न करके उसके सम्मान में जुट जाते हैं। सरकारी तंत्र अपनी अयोग्यता, अदूरदर्शिता, मूर्खता और चाटुकारिता को दर्शाता है, अर्थात वे अभी भी अप्रत्यक्ष गुलामी की भावना से स्वयं को मुक्त नहीं करा पाए हैं। दूसरा प्रश्न है, रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था? उसकी परेशानी को आप किस तरह तर्कसंगत ठहराएंगे? रानी का दर्जी रानी के लिए नई पोशाकों को बनाने के लिए परेशान था। रानी एलिजाबेथ के दर्जी को भारत, पाकिस्तान और नेपाल के पहनावे उड़ावे या मौसम की कोई जानकारी नहीं थी। दर्जी यह सोचकर परेशान हो रहा था कि भारत, पाकिस्तान और नेपाल यात्रा के समय रानी किस अवसर पर क्या पहनेंगी। रानी की पोशाक उनके व्यक्तित्व से मेल खानी आवश्यक थी। रंग चयन में खासी सावधानी बरतना आवश्यक था। रानी इस यात्रा पर अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रही थी, अर्थात उनके कपड़ों का उनकी मर्यादा के अनुकूल होना जरूरी था। रानी की वेशभूषा तैयार करने में यदि कोई चूक हो जाती तो उसे रानी के क्रोध का सामना करना पड़ सकता था। ठीक है, मतलब कि सारे दर्जी इस भौपेश में और इस समस्या में आ गए थे कि ऐसी क्या पोशाक बनाए जिससे कि रानी खुश हो जाए। तीसरा प्रश्न है, और देखते ही देखते नई दिल्ली की काया पलट होने लगा। नई दिल्ली के काया पलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे? उन्होंने ये प्रश्न पूछा है, आपको अपने अनुमान के आधार पर बताना है कि जब रानी का यहाँ दौरा होना था तो दिल्ली को सजाने के लिए क्या क्या किया गया होगा। इसका उत्तर हम ऐसे लिख सकते हैं, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ के आने की संकेत पाते ही नई दिल्ली की काया पलट होने लगी और इसके लिए हर स्तर पर अनेक प्रयत्न किए गए होंगे। वैसे पूरे दिल्ली शहर में साफ सफाई के लिए विशेष योजनाएं तैयार की गई होंगी। इमारतों पर जमी धूल मिट्टी सफाई तथा रंग रोगन कर उन्हें सजाया गया होगा। रानी के आवागमन के रास्तों पर प्रकाश की व्यवस्था और सजावट की गई होगी। सड़कों पर नाम की पट्टी लगाकर रेलिंग और क्रॉसिंग को रंगीन किया गया होगा और टूटी सड़कों की मरम्मत की गई होगी। स्थान स्थान पर फौजी टुकड़ियां तैनात की गई होंगी। जगह जगह स्वागत द्वार बनाया गया होगा। मार्ग पर दोनों देश के ध्वज लहराए गए होंगे। राजपथ के दोनों ओर फूल पौधे लगाए होंगे। ऐसे पूरे सरकारी तंत्र ने मिलकर, सभी सरकारी संस्थाओं ने मिलकर दिल्ली को सजाया होगा। चौथा प्रश्न आज की पत्रकारिता के ऊपर है कि आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधी आदतों आदि के वर्णन का दौर चल पड़ा है। तो इसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा ये है कि इस प्रकार की पत्रकारिता के बारे में आपके क्या विचार हैं। वैसे तो बेटा यहाँ पर आपके विचार पूछे गए हैं कि आप इस तरह की पत्रकारिता के बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन इस प्रश्न को हम इस तरह से बता सकते हैं। आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधी आदतों आदि के वर्णन का दौर चल पड़ा है, वह अनावश्यक है। इस तरह की पत्रकारिता राष्ट्रहित के अनुकूल नहीं है, क्योंकि यह एक सस्ती पत्रकारिता है जो युवा पीढ़ी को भ्रमित करती है, मतलब मिसगाइड करती है। पत्रकारिता लोकतंत्र का वो मुख्य स्तंभ है जो समाज के अधिकारों के प्रहरी के रूप में समाज तथा राष्ट्र दोनों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मतलब जैसे हमारे यहाँ की पत्रकारिता होगी, जैसे पत्रकार होंगे, वो समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो इसका सशक्त होना, इसका स्ट्रांग होना, इसका मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। इसका दूसरा हिस्सा है
कि इस तरह की पत्रकारिता आम जनता विशेषकर युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव डालती है। तो इसका उत्तर साफ है कि जब पत्रकारिता ठीक नहीं होगी, वो अपने पाठकों को दिग्भ्रमित करती है और विशेषकर युवा पीढ़ी पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। जब पत्रकारिता ठीक नहीं होगी तो युवा पीढ़ी भी उसको पढ़कर वैसी ही बनने लगेगी। इस तरह की पत्रकारिता नौजवान पीढ़ी को नकल करने की शिक्षा दे रही है। युवा पीढ़ी उसे फैशन के रूप में अपनाकर अपने सामाजिक व्यवहार और लक्ष्य के को मूल व्यर्थ की सजावट में और समय और धन खर्च करने में लग जाती है। मान लो पत्रकार बड़े बड़े फिल्म कलाकारों या नेताओं की वेशभूषा और सुसज्जा की बात करते हैं, तो युवा पीढ़ी भी उसको पढ़कर, उसको देखकर वैसा ही करने की कोशिश करेगी, क्योंकि वो उनको अपना आदर्श मानेगी। राष्ट्र को सही दिशा देने के लिए ये आवश्यक है कि पत्रकारिता का प्रत्येक विषय समस्त नागरिकों के हित में हो। अच्छा, पांचवा प्रश्न जो है वो आपकी पाठ्य पुस्तक के चैप्टर या आपके पाठ से ही है कि जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या प्रयत्न किए। आपने पाठ में पढ़ा बहुत सारे प्रयत्न किए गए थे, तो वो प्रयत्न क्या क्या थे इनको हम बिंदुवार ऐसे लिख सकते हैं कि पहला, क मूर्ति के पत्थर के प्रकार आदि का पता न चलने पर व्यक्तिगत रूप से नाक लगाने की जिम्मेदारी लेते हुए देश भर के पहाड़ों और पत्थर की खानों का तूफानी दौरा किया गया। ख उसने देश में लगे हर छोटे बड़े नेताओं की मूर्ति की नाक से पंचम की लाट की नाक का मिलान किया, ताकि उस मूर्ति से नाक निकालकर पंचम की लाट पर नाक लगाई जा सके। परंतु दुर्भाग्य से सभी की नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकली। शहीद हुए बहादुर बच्चों की नाकें भी नापी गईं। ग आखिर जब उसे नाक नहीं मिली तो हताश मूर्तिकार की सलाह पर चिंतित एवं आतंकित हुक्मरानों ने जिंदा इंसान की नाक लगाने का परामर्श दिया। ये आपने तीनों बिंदु इस पाठ में पढ़े हैं। छठा प्रश्न, प्रस्तुत कहानी में जगह जगह कुछ ऐसे कथन आए हैं जो मौजूदा व्यवस्था पर करारी चोट करते हैं। मतलब मौजूदा सरकारी व्यवस्था पर, कामकाज की व्यवस्था पर करारी चोट करते हैं। उदाहरण के लिए, फाइलें सब कुछ हजम कर गईं। आपने पढ़ा होगा, ये लाइन पाठ के बीच में आई थी। सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। तो कह रहे हैं इस तरह के और वाक्य पाठ से छांटिए जो हमारी मौजूदा व्यवस्था पर चोट करती है। तो इस तरह के कुछ कथन मैं आपके सामने ला रही हूँ। आप खुद भी स्वयं भी ढूंढने का प्रयास करिएगा। मौजूदा व्यवस्था पर चोट करने वाले कुछ कथन इस तरह हैं। पहला, शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। मतलब कि महारानी एलिजाबेथ इंग्लैंड की महारानी थी और उनके आने की वजह से हमारा पूरा तंत्र हिल गया था। 2, गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। तीसरा, सड़कें जवान हो गईं, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई। चौथा, रानी आए और नाक ना हो तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। मतलब अगर जॉर्ज पंचम की नाक पे, मूर्ति पर नाक ना हो तो हमारा सम्मान भी घटने की संभावना थी। 5वां, एक खास कमेटी बनाई गई और उनके जिम्मे ये काम दिया गया। 6, 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। मतलब यहाँ तक कि किसी जिंदा व्यक्ति की नाक लगाने को भी सारे राजी हो गए थे। 7वां, नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का द्योतक है। ये बात पूरी व्यंग रचना में किस तरह उभर कर आई है, लिखिए। ये बड़ा ही बेटा एक सोचने का प्रश्न है, एक अच्छा प्रश्न है। इसको आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। वैसे आप इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, नाक इज्जत, प्रतिष्ठा, मान मर्यादा और सम्मान का प्रतीक है। शायद यही कारण है कि इससे संबंधित कई मुहावरे प्रचलित हैं, जैसे नाक कटना, नाक रखना, नाक का सवाल, नाक रगड़ना आदि। इस पाठ में नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का द्योतक है। यह बात लेखक ने व्यंग के माध्यम से विभिन्न बातों द्वारा व्यक्त की है। रानी एलिजाबेथ अपने पति के साथ भारत दौरे पर आ रही थी। ऐसे मौके पर जॉर्ज पंचम की नाक का ना होना उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने जैसा था। सरकारी तंत्र विदेशियों की नाक को ऊंचा करने के कार्य को अपनी नाक का सवाल बना लेते हैं। यहाँ तक कि जॉर्ज पंचम की नाक का सम्मान व्यक्त करने के लिए वे भारत के महान नेताओं एवं साहसी बालकों के सम्मान को भी ताक पर रख देते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे देश के कुछ बहादुर बच्चे, शहीद बच्चे, उनकी भी नाक काटने को तैयार हो गए थे जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक लगाने के लिए।
इस पाठ में सरकारी तंत्र की गुलाम मानसिकता तथा बेईमानी की स्पष्ट झलक दिखाई देती है। लेकिन बच्चों में एक बात यहाँ स्पष्ट कर देना चाहूँगी कि ये कहानी, ये पाठ उस वक्त की तत्कालिक परिस्थितियों पर है। इसको आज के समय के संदर्भ पर ना लिया जाए। ये तब की बात है जब हमारा देश नया नया आज़ाद हुआ होगा। 8वां, जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट न होने की बात से लेखक किस ओर संकेत करना चाहता है। आपने पाठ में देखा होगा कि जब मूर्तिकार नाक ढूंढने निकला तो हमारे देश के किसी भी शहीद, किसी भी महान नेता, यहाँ तक कि बच्चों की नाक भी जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक से बड़ी निकली। नाक प्रतीक होती है प्रतिष्ठा का, यानी हमारे देश के लोगों का सम्मान और प्रतिष्ठा जॉर्ज पंचम की प्रतिष्ठा और सम्मान से कहीं अधिक है। जॉर्ज पंचम इंग्लैंड का राजा था जिसने भारतीय जनता और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर बहुत जुल्म ढाए थे। उसकी लाट की नाक गायब हो गई थी। बहुत ढूंढने पे भी किसी भारतीय महापुरुष या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की नाक उस पर फिट ना बैठ सकी। यहाँ लेखक ने भारतीय समाज के महान नेताओं व साहसी बालकों के प्रति अपना प्रेम एवं श्रद्धा प्रकट की है। देशभक्त भारतीयों ने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, चाहे वह बूढ़ा हो, चाहे जवान हो या फिर बच्चा ही क्यों ना हो। उसकी मान मर्यादा और इज्जत के समक्ष जॉर्ज पंचम या उसके समतुल्य किसी अन्य की कोई इज्जत नहीं। इसलिए जॉर्ज पंचम की नाक से हमारे भारतीय देशभक्तों की नाक सहस्त्रों गुना ऊंची है। ठीक है, ये बात आपको यहाँ समझ में आ गई होगी कि किस तरह जो नाक है वो प्रतिष्ठा का प्रतीक है। हमारी नाक उनकी नाक से बड़ी है, मतलब हमारी प्रतिष्ठा उनकी प्रतिष्ठा से बहुत ज़्यादा बड़ी है। प्रश्न 9, अखबारों ने जिंदा नाक लगाने की खबर को किस तरह से प्रस्तुत किया। अखबारों ने यह खबर छापी कि नाक का मसला हल हो गया। राजपथ पर, इंडिया गेट के पास जॉर्ज पंचम की नाक लाट पर नाक लग गई, पर इस खबर को उन्होंने ज़्यादा स्थान नहीं दिया, ज़्यादा विस्तार में नहीं बताया, सिर्फ एक लाइन छापकर ख़त्म कर दिया। 10वां, नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? इस कथन के माध्यम से लेखक अतिथो देवो भव की भावना के कारण ब्रिटिश सरकार का भारत में सम्मान को तो प्रदर्शित करता है, लेकिन उस बीमार भ्रष्ट सरकार पर व्यंग कसता है जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कार्य करती है। उस वक्त जो करती थी, अपने स्वार्थ के लिए कार्य करती थी। वो एलिजाबेथ एवं प्रिंस फिलिप के आने पर 40 करोड़ भारतीयों में से किसी एक की जिंदा नाक काटकर जॉर्ज पंचम की लाट पर लगा देने की अपमानजनक बात को भी मान गए और सोचने लगे, जो कि पूर्णतः गलत है। यदि सच में उस वक्त दिल्ली के पास नाक होती, मतलब हमारी अपनी मान मर्यादा और प्रतिष्ठा होती, तो इतना बड़ा बखेड़ा ना खड़ा करके सीधे जॉर्ज पंचम की लाट को ही हटवा दिया गया होता। ऐसा विवेकपूर्ण निर्णय तभी ले लिया गया होता। अब एक बड़ा ही संवेदनशील और आखिरी प्रश्न पाठ्य पुस्तक का, कि जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे? तो इसका उत्तर हम इस तरह से लिख सकते हैं कि अखबार उस दिन चुप थे ब्रिटिश सरकार को दिखाने के लिए किसी जिंदा इंसान की नाक जॉर्ज पंचम की लाट की नाक पर लगाना वास्तव में किसी को पसंद तो नहीं आया था, क्योंकि ये पसंद होने वाली बात ही नहीं थी। देश में किसी को पसंद नहीं आया था, बस चाटुकारिता के लिए और खुश करने के लिए ऐसा कर दिया। अच्छा, ये बात यदि खबर छाप दी होती तो पूरी दुनिया क्या कहती? पूरी दुनिया के आगे हमारी इज्जत मिट्टी में मिल गई होती। दुनिया के सब लोग जानते हैं कि आज़ादी के बाद भी दिल्ली में बैठे हुक्मरान तब भी अंग्रेज़ों के आगे अपनी दुम हिलाया करते थे। तो उस वक्त अखबारों पे भी सरकारी दबाव रहता था। तो अपनी इज्जत और अपनी साख को बचाने के लिए उस वक्त अखबारों ने कुछ भी ना छापना उचित समझा। तो बेटा, ये थे आपके वो प्रश्न जो आपकी पाठ्य पुस्तक में हैं, जिनकी हमने चर्चा की। अब मैं आपको कुछ और बोधात्मक प्रश्न दे रही हूँ, जिनका उत्तर आप अपनी रचनाशीलता के आधार पर खुद सोच समझ के देंगे, क्योंकि आपने पाठ पढ़ा, चर्चा की, प्रश्नों की भी चर्चा की। अब देखिए कुछ ये प्रश्न जो आप अपने रचनाशीलता के आधार पर बताइए, कुछ मूल्यपरक प्रश्न।
जैसे पहला, जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के आधार पर उन नकारात्मक मूल्यों का उल्लेख कीजिए जिनके कारण आपाधापी की स्थिति उत्पन्न हो गई। आपने देखा कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक नहीं थी, एलिजाबेथ रानी आने वाली थी, तो पूरे दिल्ली में हड़कंप की स्थिति मच गई, आपाधापी मच गई। तो ऐसे क्या नकारात्मक पहलू थे, हमारे कमज़ोर पहलू थे, जिनको हम नेगेटिव पॉइंट्स कहते हैं, जिनके कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई होगी। दूसरा, देश को मिली आज़ादी में देशभक्तों एवं शहीदों का सर्वाधिक योगदान है। जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के आधार पर यह बताइए कि लेखक ने उनका उल्लेख किन मूल्यों के कारण किया है। मतलब जो अपने हमारे देश के शहीद हैं, जो देशभक्त हैं, हम उनका जो योगदान आज तक मानते हैं, वो उनके कुछ किन नैतिक मूल्यों के कारण मानते हैं। ऐसी क्या बात उनमें खास है कि वो आज भी सम्माननीय हैं। तीसरा और आखिरी प्रश्न जो मैं आपको खुद करने के लिए दे रही हूँ, आप स्वयं करें कि जॉर्ज पंचम की नाक के पाठ के आधार पर बताइए कि आप किन किन मूल्यों को अपनाना चाहेंगे। ऐसे कौन से नैतिक मूल्य हैं, ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जो आपको लगती हैं एक आदर्श नागरिक और एक देशभक्त में होनी चाहिए।